हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो के अंदर हम आगे के सेक्शंस को देखेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 53 तक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को देख लिया। अब हम आते हैं सेक्शन 54 के ऊपर। देखिए सेक्शन 54 क्या बोलता है। अभी तक हमने देखा कि क्या क्या बॉडीज़ इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर फॉर्म होती हैं। अब यहाँ पे इंस्पेक्शन की बारे में बात कर रहा है कि एक इंस्पेक्शन कमेटी बनेगी। अब ये जो इंस्पेक्शन बॉडी होगी वो किस तरीके से बनेगी वो हमें सेक्शन 54 के अंदर बताया गया। अब देखिए हमें सेक्शन को अगर रीड करें तो ये सेक्शन क्या बोलता है। द स्टेट गवर्नमेंट, कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। शेल, वर्ड क्या यूज है? शेल मतलब मैंडेटरीली बनाएगी ही बनाएगी। शेल अपॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी, वो क्या करेगी? एक इंस्पेक्शन कमेटी को अपॉइंट करेगी फॉर द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए जैसा भी केस होगा, मतलब अगर स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसा भी उसको ठीक लगेगा उस लेवल पे एक इंस्पेक्शन कमेटी को अपॉइंट करेगा। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ठीक है। फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज टू बी फिट अंडर दिस एक्ट। अब वो किसके लिए बना रहे हैं? ये जो इंस्पेक्शन कमेटी है किसके लिए बनाई जा रही है? कोई भी जो इंस्टीट्यूशन, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशन हमने इन सेक्शन से पहले पढ़े हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर इस एक्ट के अंदर बनता है, फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड टू बी फिट अंडर दिस एक्ट, जो भी बने हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं या फिर जिसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है फिट इस एक्ट के अंदर, फॉर सच पीरियड एंड फॉर सच पर्पसेज एज में बी प्रिस्क्राइब। जितने भी पीरियड के लिए उनको बनाना होगा, जिस भी पर्पस के लिए वो बनाए गए हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंस्पेक्शन कमेटी अपॉइंट करेगी। अब हमें ये पता चल गया सेक्शन 54 के सब सेक्शन 1 के हिसाब से कि स्टेट गवर्नमेंट एक इंस्पेक्शन कमेटी बनाएगी। अब सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? सच इंस्पेक्शन कमेटी, अब ये जो इंस्पेक्शन कमेटी है, शेल मैंडेटरीली कंडक्ट विजिट टू ऑल फैसिलिटीज़ हाउसिंग चिल्ड्रन इन द एरिया एलोकेटेड। अब ये जो इंस्पेक्शन कमेटी है क्या करेगी? शेल मैंडेटरीली, मतलब इसका ये काम है, इसको ऐसा करना ही करना है, कंडक्ट विजिट्स, कि वो विजिट करेंगे, जाके देखेंगे, टू ऑल फैसिलिटीज़, जितनी भी फैसिलिटीज़ होंगी जो हाउसिंग है चिल्ड्रन की, जहाँ पे भी बच्चों को रखा जा रहा है, जिस भी एलोकेटेड एरिया के अंदर, जैसे जिस भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के लिए उनको बनाया गया है, उस एरिया के अंदर जितनी भी हाउसिंग होगी चिल्ड्रन की, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होंगी उनकी विजिट करके आएगी। कौन? इंस्पेक्शन कमेटी। इन द एरिया एलोकेटेड एटलीस्ट 1 in 3 months, तो 3 months में एक बार कम से कम तो जाएंगे ही जाएंगे, कम से कम एक बार, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ऑफ नॉट लेस देन 3 members, और ये जो कमेटी होगी और जब ये लोग जाएंगे इस कमेटी उसके अंदर कम से कम 3 member तो होंगे ही, उससे कम नहीं होंगे। और उन 3 member में से एक जो मेंबर है वो कम से कम वुमेन होनी चाहिए। एंड वन शेल बी अ मेडिकल ऑफिसर, तो एक तो है वुमेन का कर दिया, एक जो है मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए और एक बाकी कुछ और हो सकता है। एंड सबमिट रिपोर्ट्स ऑफ द फाइंडिंग ऑफ सच विजिट्स। अब जो भी उन्होंने वहाँ जाके विजिट किया, जो भी उनको दिखा वहाँ पे, उसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेंगे ऑफ सच विजिट विद इन अ वीक ऑफ देयर विजिट, एक हफ्ते के अंदर अंदर, 7 days के अंदर अंदर उसको सबमिट करेंगे टू द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स और स्टेट गवर्नमेंट। जो भी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे आगे वो फर्दर एक्शन लेने के लिए कि भाई वहाँ पे ऐसे हालात थे या बच्चों को किस तरीके से रखा जा रहा था या फिर किस तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, उन सब चीज़ों के ऊपर वो रिपोर्ट करेंगे। फिर सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? सब सेक्शन 3 बोलता है कि ऑन द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, अब वो वहाँ से इंस्पेक्शन करके आ गए, अब वो क्या करेंगे? अपनी रिपोर्ट को सबमिशन करेंगे। अब जब उनकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो गई बाय इंस्पेक्शन कमेटी विद इन अ वीक ऑफ द इंस्पेक्शन, अप्रोप्रिएट एक्शन, अब क्या किया जाएगा? अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा विद इन अ मंथ बाय डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और स्टेट गवर्नमेंट की। जैसे मान लीजिए वहाँ पे कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, जैसे वाटर की फैसिलिटीज़ अच्छे से नहीं थी, तो इन्होंने आके अपनी सबमिशन की कि वहाँ पे ऐसे ऐसे है। अब जब इन्होंने विद इन 7 days अपनी जब ये सबमिशन की, इसके 7 days के विद इन 1 month, मतलब 30 days के अंदर अंदर वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे कि वहाँ पे उस फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराएंगे, जो भी हाउसिंग फैसिलिटीज़ है वहाँ पे बोलेंगे कि आपकी ये कमी है, इसको पूरा कीजिए। ठीक है। एंड अ कंप्लायंस रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, और फिर जो उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट होगी कि हमने ये एक्शन लिया है और वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल हो गई है, तो उसकी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट
कर दी जाएगी। तो सेक्शन 54 के अंदर हमें इंस्पेक्शन कमेटी के बारे में बताया गया। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फिर आते हैं हम सेक्शन 55 के ऊपर। सेक्शन 55 क्या बोलता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किसके बारे में बोल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंटली। अब देखिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हुआ है? मे, तो ऐसा वो कर सकती है, ज़रूरी नहीं है। मे इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड। वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंटली जाके इवेल्युएट कर सकती है किसकी फंक्शनिंग को? बोर्ड की, कमेटी की, स्पेशल जुवेलाइन पुलिस यूनिट की, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस की, और रिकॉग्नाइज फिट फैसिलिटीज़ एंड पर्सनस एज सच पीरियड थ्रू सच पर्सन और इंस्टीट्यूशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। कि भाई इसकी जैसे बोर्ड की जाके वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, फंक्शनिंग देख सकते हैं कि वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, कमेटी सही से काम कर रही है नहीं कर रही। तो ये सारी जो पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही दी गई है। उनके फंक्शंस को, ये जो सब जितनी भी इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर बन रहे हैं, जितनी भी चीज़ें इसके अंदर काम कर रही हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, उनके फंक्शंस को इवेल्युएट वो कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर आए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंटली कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंटली कर सकती है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? इन केस सच इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन इज कंडक्टेड बाय बोथ द गवर्नमेंट। अब मान लीजिए कि वो दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा होता है, द इवेल्युएशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिवेल। अब दोनों गवर्नमेंट ने अगर किया तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इवेल्युएशन होगा वो प्रिवेल करेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़्यादा पावर्स दी गई। ठीक है, तो सेक्शन 54 और 55 के अंदर हमने ये चीज़ देखी। अब हम आते हैं सेक्शन 56 के ऊपर, जहाँ से हमारा चैप्टर 8 शुरू होता है, जो बात करता है एडॉप्शन के बारे में। एक मैंने आपको एडॉप्शन जो है पहले भी पिछली वीडियोस के अंदर भी समझाया था कि एडॉप्शन एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ पे हम बेयर एक्ट में से ही पढ़ रहे हैं, तो बेयर एक्ट के अंदर ही देखते हैं कि एडॉप्शन के बारे में यहाँ पे क्या बताता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए हम सेक्शन 56 के ऊपर आए। सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? एडॉप्शन शैल बी restored for the ensuring right of family for the orphan, abandoned and surrendered children as per the provisions of this act, the rules made thereunder and the adoption regulations from framed by the authority। ये सब सेक्शन 1 हमें रीड करने से ही समझ आ रहा है कि इसके अंदर क्या दिया गया है। सब सेक्शन 2 के ऊपर अगर हम आए, एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम रिलेटिव बाय अनदर रिलेटिव। कि भाई एक रिलेटिव से, ये ए रिलेटिव था, ये बी रिलेटिव था, अगर इससे इसको अगर चाइल्ड को अडॉप्ट किया गया इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कुछ भी उनका रिलीजन है और वो चीज़ नहीं देखी गई, कैन बी मेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो ये जो है इस तरीके का एडॉप्शन किया जा सकता है। एंड द एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम बाय द अथॉरिटी, जो भी एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम किए जाएंगे वो फुलफिल करने होंगे इनको इस एडॉप्शन के लिए। मतलब कि अगर ये कोई इसका कज़न ब्रदर है, ये ए है, ये बी है, ये बी का कज़न ब्रदर है, मतलब आपस में दोनों ब्रदर हैं, कज़न ब्रदर्स हैं। अब यहाँ पे ए का एक चाइल्ड होता है, तो ये जो ए का चाइल्ड होता है ये बी इसको अडॉप्ट कर सकता है, चाहे ये किसी भी रिलीजन की हो, लेकिन जो भी रेगुलेशंस है वो पूरे करने होंगे। तो सब सेक्शन 2 ये बात बोलता है। सब सेक्शन 3 बोलता है नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन मेड अंडर प्रोविजंस ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो इस एक्ट की जो भी बातें हैं वो अगर किसी बच्चे का एडॉप्शन हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 के हिसाब से हुआ है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, फिर सब सेक्शन 4 क्या बोलता है? ऑल इंटर कंट्री एडॉप्शन, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में एडॉप्शंस होंगे, शैल बी डन ओनली एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द एडॉप्शन रेगुलेशंस फ्रेम बाय द अथॉरिटी। तो जो भी इसके अंदर जो रेगुलेशंस दिए हैं, जो भी प्रोविजंस दिए उनको पूरा करना होगा। जैसे हमारे पास एक केस था, उसके अंदर क्या था कि जैसे जो बच्चे की मदर थी वो इंडिया के अंदर रहती थी और जो बच्चा अडॉप्ट कर रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, और ये जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे ना वो इनके रिलेटिव ही थे। तो यहाँ पे ये चीज़ इस एक्ट के हिसाब से अलाउ की गई है। एक तो वो रिलेटिव्स हैं तब भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं, दूसरा वो इंटर कंट्री अडॉप्शन हो रही है तो वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोविज़न्स थे इस एक्ट के वो सभी पूरे किए गए थे, परमिशन ली गई थी, जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें पूरी की गई थी। फिर सब सेक्शन 5 क्या बोलता है? एनी पर्सन हु टेक्स और सेंड चाइल्ड टू अ फॉरेन कंट्री, कोई भी व्यक्ति जो लेके जाता है या सेंड करता है किसी चाइल्ड को फॉरेन कंट्री में और टेक
part in any arrangement for transferring the care and custody of the child to another person in a foreign country without a valid order from the court shall be punishable as per the provisions of section 80। अभी हम सेक्शन पढ़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर किसी बच्चे को ट्रांसफ़र करता है एडॉप्शन के थ्रू और वो इस एक्ट के प्रोविज़न्स को पूरा नहीं करता तो उसके ऊपर सेक्शन 80 के हिसाब से उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अब वो सेक्शन 80 भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 57 के ऊपर। द प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट शैल बी फिजिकली फिट। जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? फिजिकली फिट होने चाहिए, फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए, मेंटली अलर्ट होनी चाहिए और हाईली मोटिवेटेड होनी चाहिए उस बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए कि वो उसको सही से उसकी अपब्रिंगिंग करेंगे। तो इसके अंदर वो सभी रिपोर्ट, जब किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है तो ये सभी रिपोर्ट्स लगाई जाती है। जो भी प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं, जो अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स हैं, जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम अडॉप्ट करेंगे, उनकी रिपोर्ट्स लगाई जाती हैं सभी की वो फिजिकली फिट हैं। उनकी बैंक स्टेटमेंट्स लगाई जाती हैं कि वो फाइनेंशियली साउंड है, वो उनके पास इतना फाइनेंस है कि वो इस बच्चे की देखभाल कर सकते हैं, वो मेंटली अलर्ट हैं और वो हाईली मोटिवेटेड हैं इसको अडॉप्ट करने के लिए। सबसेक्शन 2 बोलता है इन केस ऑफ कपल द कंसेंट ऑफ बोथ द स्पाउस फॉर द एडॉप्शन शेल बी रिक्वायर्ड। अगर कोई कपल्स है तो वहाँ पे दोनों ही पेरेंट्स की, दोनों ही स्पाउस की कंसेंट लेनी होगी एडॉप्शन के लिए। सबसेक्शन 3 बोलता है सिंगल और डिवोर्स पर्सन कैन ऑल्सो अडॉप्ट। कि अगर एक सिंगल या डिवोर्स पर्सन है तो वो भी अडॉप्ट कर सकता है, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम बाय द अथॉरिटी। तो जो भी एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम किए गए हैं उसको अगर वो पूरा कर रहे हैं तो वो एडॉप्ट कर सकता है। इसके बारे में हमने अलग से एक वीडियो के अंदर देखा हुआ है कि किस हिसाब से सिंगल या डिवोर्स पर्सन जो होता है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, उसकी क्या क्या क्राइटेरिया दिए गए हैं हमारी अथॉरिटी के हिसाब से। अ सिंगल मेल इज़ नॉट एलिजिबल टू अडॉप्ट गर्ल चाइल्ड। कि एक सिंगल मेल जो होता है वह गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता, ये मना किया गया है। एनी अदर क्राइटेरिया दैट मे बी स्पेसिफाइड इन द अडॉप्टिंग रेगुलेशन फ्रेम बाय द अथॉरिटी। और अगर और कोई क्राइटेरिया रखे गए हैं जैसे एज का डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं रखी गई हैं तो वो सब भी फुलफिल करनी होती है किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हुए। फिर सेक्शन 58 क्या बोलता है? सेक्शन 58 प्रोसीजर के बारे में बात करता है फॉर एडॉप्शन बाय इंडियन प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स लिविंग इन इंडिया। क्या बोलते हैं कि अगर जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं और वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, जो उस बच्चे को ये कह रहे हैं कि हम इनको एडॉप्ट करेंगे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके क्या रिलीजन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। इफ़ इंटरेस्टेड टू अडॉप्ट एन ऑर्फन और अबेंडेंड और सरेंडर्ड चाइल्ड। किसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं वो? किसी ऑर्फन को, अबेंडेंड को या सरेंडर्ड चाइल्ड को। मे अप्लाई फॉर द सेम टू स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी। तो वो अप्लाई कर सकते हैं स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी को इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम बाय द अथॉरिटी। जो भी उन्होंने अपने रेगुलेशंस के अंदर बताया होगा कि किस हिसाब से आपको अप्लाई करना है अथॉरिटी ने, उस हिसाब से वहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। द स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी शेल प्रिपेयर द होम स्टडी रिपोर्ट। अब वो क्या करेंगे, अब इनको जब ये एप्लीकेशन मिले ये एक होम स्टडी रिपोर्ट बनाएंगे ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स की भाई उनके घर के हालात कैसे हैं, वो सब चीज़ें एक रिपोर्ट बनाएंगे उस चीज़ की। एंड अपॉन फाइंडिंग दैम एलिजिबल, अब उनको लगता है कि हाँ भाई ये एलिजिबल हैं, इनके पास सभी फैसिलिटीज़ हैं, ये मेंटली ठीक है, फिजिकली ठीक है, फाइनेंशियली साउंड हैं, ये हाईली मोटिवेटेड हैं, तो विल रेफर अ चाइल्ड डिक्लेयर लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन टू दैम। तो वो डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ ये किसी बच्चे को लीगली अडॉप्ट कर सकते हैं, फ्री हैं अडॉप्शन के लिए, along with the child study report and medical report of the child in the manner as provided by the adoption regulation framed by the authority। उसके बाद सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? ऑन द रिसीप्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस फॉर द चाइल्ड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट along with the child study report and medical report for the child signed by such parents, the specialized agency shall give the child in pre-adoption foster care। अब जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो ये जो स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी है वो प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर के अंदर इस बच्चे को देंगे उनको। एंड फाइल एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट फॉर ऑब्टेनिंग द एडॉप्शन ऑर्डर। और फिर वो एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे कोर्ट के अंदर कि वो एडॉप्शन ऑर्डर कर दे इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम बाय द अथॉरिटी ऑन द रिसीप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द कोर्ट। अब जब सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी कोर्ट की तब जो स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी होगी शेल इमीडिएटली सेंड द सेम टू द प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स। वो फिर उनको प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स के पास इस सर्टिफिकेट को भेज देंगे। द प्रोग्रेस एंड वेलबींग ऑफ द चाइल्ड इन एडॉप्टिव फैमिली शेल बी फॉलोड अप एंड असर्टेन इन द मैनर्स प्रोवाइड इन द एडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम बाय द अथॉरिटी। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखेंगे किस हिसाब से जो प्रोग्रेस है, किस हिसाब से वो उसकी केयर हो रही है, उन चीज़ों को वो असर्टेन करते रहेंगे जो स्पेशलाइज एजेंसी है।
तो सेक्शन 58 के अंदर हमें ये बात बताएगी। फिर सेक्शन 59 हमें क्या बोलता है, प्रोसीजर फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ एन ऑर्फन और अबेंडन सरेंडर चिल्ड्रन, की अगर इंटर कंट्री अडॉप्शन करनी है अबेंडन या सरेंडर चिल्ड्रन की तो किस हिसाब से होगी। इफ एन ऑर्फन और अबेंडन और सरेंडर चाइल्ड कुड नॉट बी प्लेस विद इन एन इंडियन और नॉन रेजिडेंट इंडियन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट डिस्पाइट ऑफ जॉइंट एफर्ट ऑफ द स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, कि भाई उनको कोई भी इंडियन पेरेंट्स या नॉन रेजिडेंट इंडियन पेरेंट्स नहीं मिले। अब आपको ये पता होगा कि इंडियन और नॉन रेजिडेंट में क्या फ़र्क होता है। उसके अंदर नॉन रेजिडेंट होने के लिए कुछ डेज़ का होता है कि वो कितने डेज़ पिछले ईयर के अंदर इंडिया के अंदर रहे, तो उनको हम नॉन रेजिडेंट बोल देते हैं, वो इंडिया से बाहर रह रहे होते हैं। इंडिया और नॉन रेजिडेंट इंडियन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट डिस्पाइट ऑफ द जॉइंट एफर्ट ऑफ द स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी कि कोई इंडियन या नॉन रेजिडेंट इंडियन पेरेंट्स मिल जाएं इस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन वो नहीं मिलते। एंड स्टेट एजेंसी विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द चाइल्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, सच चाइल्ड शैल फ्री फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो जितने टाइम के अंदर वो डिक्लेयर किया गया था कि ये जो बच्चा फ्री है एडॉप्शन के लिए, अब उसके विद इन 60 डेज अब वो उसके लिए वो डिक्लेयर जब वो कर देते हैं तो उसके बाद वो इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए फ्री होता है। प्रोवाइडेड दैट चिल्ड्रन विद फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, सिबलिंग्स एंड एनहेंस एंड चिल्ड्रन अबव 5 years of age may be given preference over the children for such inter country adoption in accordance with the adoption regulations as may be framed by the authority, की जो ऐसे बच्चे जो फिजिकली या मेंटल डिसेबिलिटी से हैं या फिर जो बच्चे 5 साल से ऊपर के हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी दूसरे बच्चों को बियॉन्ड कि उनको इंटर कंट्री अडॉप्शन किया जाए। तो यहाँ तक हमने सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 59 तक समझा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा।